नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश का कैराना इस वक्त सुर्खियों में है। इस इलाके को मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान में लिया है। वजह है यहां से कारोबारियों का पलायन। बीजेपी का कहना है कि ये सारे के सारे कारोबारी हिंदू हैं और वो इतने ज्यादा खौफजदा हैं कि कैराना में अपना घर बार छोड़कर, कारोबार छोड़कर, सब कुछ पीछे छोड़कर वहां से बाहर निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है। बीजेपी का ऐलान यह है कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं की हालत को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। अखिलेश सरकार का यह कहना है कि यह कानून व्यवस्था का मामला है और बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। सवाल यह है कि आखिर कैराना में हालात क्या सच में इतने खराब हैं जितना कि बीजेपी बता रही है, या फिर समाजवादी पार्टी सही कह रही है कि छुटपुट कुछ मामले हुए हैं उनको बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। इस मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ करेंगे बड़ी बहस, लेकिन हमारी टीम, हमारा कैमरा, हमारे रिपोर्टर अपनी आंखों से ग्राउंड जीरो से क्या देख कर आए हैं, हमारे संवाददाता अरुण सिंह की जुबानी सुनिए। ये देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, क्या देखा कैराना में अरुण ने। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, मुजफ्फरनगर बनेगा कैराना। कैराना में सबसे पहले हम आपको उस दुकान पे ले जाते हैं, मेंबर्स शिव कुमार, राजेंद्र कुमार आयरन स्टोर। ये कैराना के बड़े दुकानदार थे। लोग कहते हैं कि लाखों में टर्नओवर उनका था और बड़े अच्छे व्यापारी थे। लेकिन 24 अगस्त 2014 को यहाँ पर गोलियां बरसा करके उन दोनों की हत्या कर दी गई। गोलियों के निशान अभी भी हैं। ये जो मेमर्स देख रहे हैं आप, वहाँ पर एक गोली है और एक गोली लगी है उसके बगल में दीवार से सटी हुई। यूपी के शामली जिले का कैराना इलाका फिलहाल मीडिया की सुर्खियों में है। कोई कह रहा है ये कश्मीर बन रहा है, तो कोई कह रहा है यहाँ हिंदू असुरक्षित हैं। आखिर क्या है कैराना का सच? क्या यहाँ सच में 346 परिवार घर और कारोबार छोड़कर जा चुके हैं? क्या शामली से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह का दावा सही है? क्या यहाँ हिंदू दहशत में जी रहे हैं? चलिए एक बार फिर उस दुकान की तरफ जहाँ 2014 में 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया था। हमने कत्ल किए जा चुके इन भाइयों के पिता महेश चंद्र से मुलाकात की। वो अब भी खौफजदा हैं। अभी तक कुछ पुलिस ने नहीं बताया कि इन लोगों का हाथ था, किसी को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, कुछ हुआ इस मामले में? बस मैंने कुछ पता नहीं जी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ लोग कई सारे और भी लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भाई डरते भाग रहे और क्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका यहाँ राज चलता है, जो सरेआम रंगदारी ना देने की वजह से लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जिनकी वजह से कैराना के व्यापारी घर बार छोड़कर जा रहे हैं, जिन्हें बीजेपी जोर देकर हिंदू व्यापारी कह रही है। इस सवाल का जवाब हमें महेश चंद्र से नहीं मिला, क्योंकि वो डरे हुए हैं। हम एक और पीड़ित की दुकान पर पहुंचे। विनोद नाम के व्यापारी की ये जो दुकान देख रहे हैं, ये विनोद की थी और जहां उनके छोटे भाई वरुण सिंघल आज बैठे हुए, यहीं पर वो बैठे हुए थे। 4 बदमाश मुंह ढक कर आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला के उनकी हत्या कर दी। और ये दुकान तब वो यही संभालते थे। ये उनकी फोटोग्राफ है। अब इस दुकान को उनके छोटे भाई संभालते हैं और कहते हैं कि बहुत दिन तक रहने का यहाँ इरादा नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कहाँ जाएंगे यहाँ से? कहीं भी जाएंगे पर आपको मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ज़्यादा समय के लिए यहाँ नहीं रहूँगा। वरुण सिंघल के बड़े भाई कत्ल कर दिए गए, लेकिन खौफजदा इतने हैं कि कातिल का नाम अपनी जुबान पर ला नहीं पा रहे। क्या सच में यहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है? बीजेपी सांसद हुकुम सिंह और उनकी पार्टी का कहना है कि ये कातिल गुंडे एक खास वर्ग से हैं, यानी मुसलमान हैं, और उन्हें समाजवादी पार्टी के एक खास मंत्री की शय है। सवाल ये है कि क्या ये गुंडे अखिलेश की पुलिस से भी बड़े हैं? सवाल ये है कि क्या सिर्फ हिंदू ही उनके निशाने पर हैं? दोनों ही लोग परेशान हैं। दोनों लोग परेशान हैं। अब तो कोई हिंदू पलायन कर रहा, मुसलमान भी करेंगे। अब जब यहाँ मामला गड़बड़ में आ रहा सारा, इसमें एक यहाँ बिखरी, डोडा यहाँ बिखरा, जोड़ों को यहाँ दाब रहे। कैराना मुस्लिम बहुल इलाका है और नफरत की बुनियाद इतनी गहरी पड़ चुकी है कि हिंदू ज्यादा खौफजदा हैं। इसकी झलक हमें यहीं के टीचर्स कॉलोनी से मिली। टीचर्स कॉलोनी नाम इसका है, लेकिन व्यापारी वर्ग के ज्यादातर लोग यहाँ रहते थे और वो लोग अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। घरों पे लटके ताले आप देख सकते हैं साफ तौर पर।
एक घर पे ताला लटका हुआ है, उसके बगल में दूसरे घर पे भी ताला लटका हुआ है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, लेकिन रहता कोई यहाँ पर नहीं है। और ऐसे एक दो नहीं, कई मकान इस पूरी कॉलोनी में हैं जहाँ पर ताले लटके हुए हैं। कैराना अखिलेश राज की नाकामी का जिंदा सबूत है। अब डर इस बात का भी है कि कहीं यूपी के विधानसभा चुनाव करीब आते ही कैराना को मुजफ्फरनगर न बना दिया जाए, कहीं कानून व्यवस्था की नाकामी का मामला हिंदू मुसलमान में न तब्दील हो जाए। हम यही सवाल लेकर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के घर पर पहुंचे, जिनके पास पलायन कर गए हिंदू परिवारों की लिस्ट है। सांप्रदायिक तत्व हमारे बीच में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक वर्ग जाने वाला हिंदू है और मारने वाला संयोग से मुस्लिम वर्ग से आता है तो सांप्रदायिक घटना नहीं, वो केवल अपराध की घटना है, वो आपराधिक मानसिकता का परिणाम है। मुजफ्फरनगर में एक छेड़छाड़ की घटना ने हजारों को बेघर कर दिया, दर्जनों को मौत के घाट उतार दिया। यूपी में एक बार फिर चुनाव करीब है। सवाल ये है कि कैराना में अगर अखिलेश सरकार वक्त पर अपराधियों पर लगाम कसती तो इसके कश्मीर बनने की चर्चा भी नहीं होती। सवाल ये भी है कि क्या मुजफ्फरनगर और कैराना जैसे हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। हम तो पूछेंगे, क्या कैराना से हिंदुओं का पलायन अखिलेश सरकार की नाकामी है? आज का सवाल सीधा है और हम पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं आपकी राय। क्या कैराना से हिंदुओं का पलायन अखिलेश सरकार की नाकामी है? अगर आपका जवाब है हाँ तो HTP/Y लिखिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP/N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #कैराना पलायन इनके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को हम लगातार इस शो के अंदर दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार रामकृपाल सिंह और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी भी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जो अपनी आंखों से सब कुछ कैराना में देख कर आए हैं हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह, वो भी लाइव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सुधींद्र भदौरिया जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राजीव राय जी आपके पास आना चाहूंगा। आपकी सरकार के पास इस वक्त क्या जानकारी है? कैराना में जो स्थिति है आपके मुताबिक कितनी गंभीर है अभी? आकाश जी, जो माननीय सांसद जी ने सूची तैयार करी है, उस सूची की जांच एक एक व्यक्ति का एक एक नाम से जारी है। अभी तक 48 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें से लगभग 19 लोग कैमरे पर आकर, और मैं बता दूं मुझे कोई परहेज नहीं है, जी न्यूज वाले भी गए थे, कैमरे पर आकर उन्होंने बता दिया है कि हम यहीं रहते हैं, मजदूरी के लिए पड़ोस वाले बाजार में चले जाते हैं। जिन लोगों की मरने की लिस्ट दी है, नाम नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। सत्य प्रकाश जैन 1991 में, जसवंत वर्मा 20 साल पहले, श्री चंद 1991 में, सुबोध जैन 2009 में, सतीश सुशील गर्ग 2000 में, डॉक्टर संजय गर्ग 1998 में, और लगभग मरने वाले में जितने समुदाय से आते हैं, जो अभियुक्त हैं उसी समुदाय से आते हैं। इस बात को राजीव राय जी, मैं अभी तक जो समझा हूं आपकी बात, मैं एक बार समझ लूं कि आप यही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 342 की लिस्ट में से 48 लोग चेक हो चुके हैं, जिनमें से 19 ये कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं गए, अभी भी वहीं है, यही कह रहे हैं आप? 19 लोग तो कैमरे पर आ गए हैं, बाकी लोगों की भी पूछताछ में खोजा जा रहा है कि कहाँ है, अगर गए हैं तो किस वजह से गए हैं, नहीं गए हैं तो इस समय कहाँ काम कर रहे हैं। मैंने वहाँ के अधिकारियों से भी बात करी, वहाँ छोटा बाजार है, रोजगार की भी समस्या है, अगल बगल नदी उस पार भी बहुत सारे लोग रोजगार में मजदूरी में चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। कुछ लोग मेरे गाँव में भी जाएंगे, बीजेपी के साथियों के भी गाँव में जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी आसपास के बड़े जिलों में जा चुके होते हैं। सवाल राजीव राय जी, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि आपके मुताबिक कोई बड़ी समस्या नहीं है। सांसद जी की नहीं, सुन लीजिए, फिर ये खबर क्यों बन रही है? नामों को मिला लीजिए और सांसद जी से पूछिए कि जो लोग 20 साल पहले मर चुके हैं उनकी सूची आप क्यों दिखा रहे हैं चुनाव से पहले? आप 2 साल से सांसद हैं, अचानक आपको 2017 के चुनाव से पहले क्यों याद आ रहा है, क्यों बनाना चाहते हैं? और भाषा ऐसी
भाषा ऐसी बोल रहे हैं, कश्मीर बना रहे हैं। कश्मीर की बात आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर में जिसने शहीद बोला अपराधियों को, शपथ ग्रहण लेते ही सबसे पहले आतंकवादियों को धन्यवाद दिया, उसके तलवे चाटकर आप सरकार बना रहे हैं और यहाँ कश्मीर की प्रवचन दे रहे हैं हमें। एक मिनट राजीव राय जी, आपकी बात मैंने सुनी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास जो अभी जानकारी आई है और आपके जो सांसद लिस्ट लेकर आए हैं हुकुम सिंह जी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 342 की लिस्ट में से 48 की जांच हो चुकी है, 19 लोग उसमें से कहीं नहीं गए और कैमरे पे आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर आपकी जो लिस्ट है वो अतिशयोक्ति कर रही है, बढ़ा चढ़ाकर इस मुद्दे को सामने ला रही है ताकि इसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भुनाया जा सके। ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। देखिए, मेरा यह कहना है कि तकनीकी आधार पर समाजवादी पार्टी जो भी अपने पक्ष में तर्क गढ़ने का प्रयास करे, अभी आपके ही चैनल ने दिखाया, वो दरवाजों पे लटके हुए ताले किस बात की गवाही दे रहे हैं। हकीकत यह है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, दो चीजों का वर्चस्व बढ़ जाता है, अपराधीकरण और सांप्रदायिकता। और दुखद यह है जब अपराधी के ऊपर कार्रवाई करना या न करना यह उसका संप्रदाय देखकर तय होने लगता है, और उसी के बाद यह सारी समस्या आती है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाहूंगा, आप इसकी सूची तो बता रहे हैं, आपने जांच कर ली, पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए, कितनों पर आपने कंक्लूसिव जांच करके क्लोजर रिपोर्ट लगा दी? बता दीजिए, कितने लोगों पे आपने एनएसए लगाया? उस पर भी सुधांशु जी, उस पर भी बहस हो जाएगी। अभी आपने जो झूठी लिस्ट जारी की है उसके लिए माफी मांगिए और इसका जवाब दीजिए। तो सुनिए, आप पहले ये बताइए कि आपने कितने लोगों पे एनएसए लगाया दंगों में, और उसमें कितने किस समुदाय के थे? जवाब दीजिए ना। उसके लिए सबसे पहले कि माफी आपको एक मांगिए। ही समुदाय के लोगों पे एनएसए लगाया जो कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाया। आपने दंगों में कितने लोगों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाया, पहले और जो आपने अपराध किया है, फिर दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी लिस्ट ले आ रहे हैं और चुनावों से पहले ऐसा माहौल बना रहे हैं, उसके जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। उसके बाद हर बात पर बहस कर लूंगा और मैं दावे के साथ आपको नाम सुना रहा हूं, उनकी वीडियो क्लिपिंग भेज दूंगा जिसका आपके सांसद महोदय ने पलायन की सूची में दिया है। मैं दावे के साथ आकाश सोनी से कहूंगा मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले, मैं उनके कैमरामैन के साथ जाऊंगा। पहले माफी मांगिए आप। ठीक है, आपका पॉइंट नोटेड। राजीव जी, आपका पॉइंट नोटेड, लेकिन सुनिए मैं तो बोलिएगा। बिल्कुल, 342 की सूची में 19 लोगों को लेकर क्या तकनीकी आधार है उसके ऊपर आप ये बात कर रहे हैं? नाम आपने गलत क्यों डाले? भाई मैं आपसे ये कहना चाहता क्यों किया? फिर भाई बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये क्या तरीका है बहस करने का भाई? और आपका फर्जीवाड़ा देश के सामने रखा जाएगा। राजीव राय जी, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया। अब सुधांशु जी को बोलने दें प्लीज। आपका दंगा भड़काने वाली राजनीति जनता के सामने रखा जाएगा। जी राजीव जी, आपकी बात पूरी हुई। सुधांशु जी, आप प्लीज अपनी बात पूरी करें। दंगा फैलाने की राजनीति, सोनी जी, मैं बताना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर के दंगों पे सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पढ़ लीजिए। अरे सर्वोच्च, फिर बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं भाई। आकाश जी, आप इनको बताइए इस ढंग से कैसे बहस करेंगे? ये पूरा समाजवादी पार्टी का स्टाइल है, गुंडागर्दी की तरह बोलते चले जाएंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। क्या तरीका भाई? ये टोटल सपा स्टाइल। अपनी भाषा पर संयम लीजिए। देखिए, बहस जो है सपा स्टाइल मत करिए भाई। आप लोग आतंकवादियों को लेते हैं, अपराधियों को लेते हैं, अपनी भाषा पर सुधांशु जी से डालती है। गुंडागर्दी बोल रहे हैं राजीव राय जी, शैली में देख राजीव राय जी, थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चाहते हैं सुधांशु जी बात पूरी कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सुधीर जी के पास जाऊंगा। बहुत गलत तरीका है कि आपने जिस परिप्रेक्ष्य में बहस शुरू कराई है, इससे लगता है कि बहस को किसी दिशा में ले जाया जा रहा है। सुधीर जी, आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए। इस पूरी व्यवस्था, ये जो समस्या है, जी, मैं सही परिप्रेक्ष्य में रखता हूं। रखने का आप अवसर नहीं दे रहे हैं। आप इसके लिए दोनों लोगों में जो जिनमें फिक्स मैच है उनमें टकराव दिखा रहे हैं, और सही जो समस्या है उसको आप प्रस्तुत करने नहीं दे रहे हैं। सुधींद्र जी, मैं आपकी बात समझा। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी बीजेपी और समाजवादी पार्टी कर रही है नूरा कुश्ती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे आप अपना पर्सपेक्टिव रखिए। अन्यथा नहीं, आप अपना पर्सपेक्टिव रखिए। हाँ, देखिए, पर्सपेक्टिव जो सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ये कोई हिंदू बनाम मुसलमान है? मथुरा में क्या हिंदू बनाम मुसलमान हुआ, या कैराना में जो हो रहा है वो केवल हिंदू बनाम मुसलमान हो रहा है? ये दोनों लोग कहीं, ये गुंडा राज, जंगल राज और दंगा राज की ये जो दोनों ताकतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिए, चाहे कैराना हो, चाहे मुजफ्फरनगर आज से 2013 में रहा हो,
और मथुरा आज हो या दादरी हो या उत्तर प्रदेश के अन्य स्थान हो, वहां पर ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग और बीजेपी के लोग। कहते हैं कि हम धार्मिक माहौल बिगाड़ रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, धार्मिक माहौल किसने बिगाड़ा? बिहार के चुनाव में क्या कहा कि चुनाव गाय का मांस खाने वाले लोगों के बीच में और इसका विरोध करने वाले लोगों के बीच में है। कौन कहता है कि ये देश कुछ रामजादों का है और बाकी किन जादों का है? इन्हीं से पूछ लीजिए। निरंजन ज्योति जी क्या भदौरिया कहते हैं? जी, कौन सुनील कहता भदौरिया है जी, कि कुछ आपकी लोगों बात को मैं इस समझा। देश की बंगाल की खाड़ी में खदेड़ दीजिए। देखिए, मैं एक चीज सुनील जी। स्पष्ट कर दूं सोनी जी, जी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। इनका जो ये खेल हो रहा है, ये खून की होली खेलना चाहते हैं दोनों ताकतें, और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता इनको नाकामयाब करेगी। और मैं आपकी भी जिम्मेदारी मानता हूं कि आप भी इन बातों को हिंदू बनाम मुसलमान प्रस्तुत करने की जगह अपराध की और जो गुंडा राज की बात है उसको प्रस्तुत करेंगे। आपकी बात हमने पूरे ध्यान से सुनी। और विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी मैं सिर्फ जी, एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि अभी आपने 3 पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का सुन लिया, आप चौथी पॉलिटिकल पार्टी का भी सुन लीजिए और तिवारी जी से भी चाहें तो आप सुन लें। उसके बाद मैं एक बार चाहूंगा कि आपका संवाददाता आज वहां जमीन पे खड़ा है, ये बहस कैराना के आज के बारे में हो रही है। ये लोग जो कह रहे हैं वाकई कितनी सच्चाई से वो मेल खाता है। मैं चाहूंगा कि आपके संवाददाता वहां की ऑब्जेक्टिव कंडीशन पर एक रिपोर्टिंग दें इन लोगों की बातें सुन करके। बिल्कुल अरुण भाई, मैं आपके पास तो आऊंगा ही, लेकिन उससे पहले विजय शंकर तिवारी जी, अभी जो सीधा सीधा आरोप लगाया वो ये था, बीएसपी का पहले भी आरोप रहा है कि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन और संघ परिवार के दूसरे संगठन मिलके एक फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस गेम के अंदर समाजवादी पार्टी आपके साथ मिल जाती है ताकि दोनों तरफ से ध्रुवीकरण हो जाए और उसी के बीच में सारे वोट बढ़ जाए। देखो, सुधींद्र जी और राजीव जी चर्चा कर रहे थे और दोनों की चर्चा में एक बात ध्यान आ रहा था, कैराना की चर्चा ना हो। यहाँ बाकी सारी चर्चा हो जाए, गाय की चर्चा हो जाए, सब चर्चा हो, लेकिन कैराना की चर्चा ना हो। कैराना की चर्चा वो नहीं कराना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 साल पहले लगभग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे महामहिम राजेश्वर राव जी थे और उन्होंने उस समय कहा था कि उत्तर प्रदेश में कई मिनी पाकिस्तान पनप रहे हैं, आज उनकी तरफ ध्यान करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि वो सारी परिस्थिति आज सामने आ रही है। 45 साल पहले लगभग इसी कैराना में बहुसंख्यक हिंदू रहता था, 45 साल पहले। और 2011 में जब ये जनगणना आई तो 30% हिंदू वहां रह रहे थे, 30% थे। आज वहां 8 से 10% हिंदू रह गए। बाकी के हिंदू कहाँ गए? वो सारी बातें हम छोड़ देते हैं। राजीव जी जो कह रहे थे कि हमने 19 की कर ली, 18 कर ली, उस छोड़ देते हैं। तो जो 8 से 10% हिंदू रह गए, बाकी के हिंदू कहाँ गए? मैं अभी आपको एक चित्र दिखाता हूँ। ये उस दंपत्ति का है, उस बुजुर्ग आदमी का है जिसकी बेटी का अपहरण हुआ था। बेटी का अपहरण करके उसका बलात्कार हुआ, बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर हुआ और उसी परिवार में उसकी बहू का अपहरण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ। अभी सुधींद्र जी, राजीव जी, ये सब लोग बैठ करके इसके प्रति संवेदना नहीं प्रकट करेंगे। हम कहते हैं हैदराबाद में एक घटना हो जाती है तो हमारे केजरीवाल जी भी वहां पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी भी वहां पहुंच जाते हैं और बहुत सारे कितने लोग पहुंच जाते हैं। और हमारे बहन जी, मायावती बहन जी भी संवेदना प्रकट कर देती है। लेकिन अभी तक कैराना से 10% हिंदू सुधींद्र जी रह गए। बहन मायावती जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। और एक बात समझिए सुधींद्र जी, वहां पर उस परिवार में सवर्ण भी होंगे और दलित भी होंगे। क्या उन दलितों के प्रति मायावती बहन जी का कोई अधिकार नहीं बनता है? कुल मिलाकर के राजनीति कितनी करेंगे आप बर्बाद कर देंगे उत्तर प्रदेश को। कितनी राजनीति करेंगे आप एक घर को डायन भी छोड़ देती है। जिस प्रदेश में आप राजनीति करने जा रहे हैं उसको उजाड़ने जा रहे हैं, बसाने जा रहे हैं। वो सुधींद्र जी, जिस प्रदेश में राजनीति करने जा रहे हैं वो प्रदेश उजड़ रहा है, उसको उजड़ने से बचाइए। एक चीज और बता देता हूं आपको मैं, अंदर आग लगाने की कोशिश की है। नहीं, आग तो आप लगा रहे हैं, आग आप लगा रहे हैं और हम बुझाने की कोशिश करते हैं हमेशा। आग आप लगाते हैं। एक बात और समझिए, आप महापंचायत होने की प्रतीक्षा मत करिए सुधींद्र जी। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में महापंचायत होने की प्रतीक्षा मत करिए।
आप भी समाजवादी पार्टी से कहिए कि वहां पर ये जो दुर्घटना हो रही है, जो सब जानते हैं हो रही है, और इन्होंने पंचायत होने भी आप राजीव जी ये भी जानते हैं। राजनीति कर रहे हैं, मेरे साथ राजनीति कर रहे हैं। आपने पंचायत की घोषणा की, भाई वहां आपने पंचायत होने दी, वहां पर उसको रोकिए। ये आपको काम करना चाहिए, यहाँ बैठकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई हिंदू खाली पलायन कर रहा है, 1 लाख मुसलमान लोग बेघर हो गए। आपने पलायन की बात नहीं देखा। आंकड़े अपने घर में लेकर चाहिए, किसको अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आएगी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आएगी। मुजफ्फरनगर में कितने बड़े पैमाने पर पलायन, ग्राउंड जीरो पर चलिए, इसके बाद ग्राउंड जीरो पर चलिए। मैं नदीम जावेद जी के पास भी पहले जाना चाहूंगा। नदीम जावेद जी, कांग्रेस का क्या मानना है? क्योंकि मैं जो भी सुन रहा हूं, समाजवादी पार्टी कह रही है कोई समस्या नहीं है, बीजेपी कह रही है कि बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं, बीएसपी का कहना है असल मुद्दा कोई और है, आप इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस कहां खड़ी है? देखिए, कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट रुख है और वो ये है कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। केंद्र की सरकार बने हुए भारतीय जनता पार्टी की 2 साल हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कृपया बात सुन लीजिए, इतनी देर से बोल रहे थे, आपको बीमारी है बोलने की, कृपया बात सुन लीजिए। 2 साल से सरकार आपकी है, आप नॉन कमिटेड होंगे तो मैं आपको रोकूं नहीं, ये संभव नहीं है। जनता पार्टी के नेतृत्व आपको की स्टैंड सरकार क्लियर लेना पड़ेगा ना देश के सामने। आप मेरी बात सुनेंगे तो शायद मेरा स्टैंड आपकी समझ में आएगा। कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए। लोकतंत्र का द्रौपदीकरण मत करिए, कम से कम मेरी बात हो जाए, उसके बाद आप सवाल पूछने के अधिकारी होंगे। मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो ये है कि 2 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है। एक गंभीर आरोप आपने राज्य की सरकार पर और राज्य के प्रशासन पे लगाए हैं। इसको जानने में आपको 2 साल क्यों लग गए? और 2 साल आपको लगे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव जब सर पे खड़ा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगता है एक बार और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उस हिसाब से अपराध में, डकैती में, हत्या में, अपहरण में देश में 1 नंबर पे है, और केवल समाजवादी सरकार में नहीं है। राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी था भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, और मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तब भी था भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार। लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य का एक विषय, गंभीर विषय रहा है। इसको राज्य सरकारों से जोड़ना एक हद तक ठीक है, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व और उनकी विचारधारा जिस प्रकार से राजनीतिक चश्मे से देखती है, जिस प्रकार से वो पूरे समाज को ध्रुवीकरण करना चाहती है, अपराध को अपराध की दृष्टि से देखिए। हर चीज में हिंदू और मुसलमान क्यों देखते हो? हर चीज में साध्वी प्राचीन को एक खास तरह का बयान देती है। अब मैंने आपका इसलिए देती है कि एक खास तरह की सोच आपकी है। ठीक है, सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं, आपका जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी देखिए, मैं अपने ये तीनों राजनीतिक मित्रों का जवाब देना चाहूंगा। यहां समस्या क्या है कि हम राजनीतिक दृष्टि से कहीं नहीं रहे। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2007 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी याद करिए, जिसमें कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में जनसंख्या में हो रहे परिवर्तन को आंकड़ों सहित लिखा था और कहा था कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन तय होनी चाहिए राज्यवार और जिलावार। यद्यपि उस डेफिनेशन के इश्यू को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, मगर इलाहाबाद के हाई कोर्ट के 2007 के उस टिप्पणी में जो है कि उत्तर प्रदेश पश्चिमी के जिलों में 40%, 45%, 52%, 70% की पॉपुलेशन को क्या आप माइनॉरिटी मानेंगे? और कैसे यह परिवर्तन हुआ? यह तो कोई राजनीतिक विषय नहीं था, ना कोई सपा ने उठाया, ना भाजपा ने, बसपा ने, यह तो कोर्ट का निर्णय था। हकीकत यह है कि आप उस नजरिए को देखना नहीं चाहते। जैसे अभी कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि अपराध को अपराध के नजरिए से देखिए, बहुत अच्छी बात है, पर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम क्या होता है? टेररिज्म। तब उसको अपराध को, उस इतने बड़े गंभीर राष्ट्र के विरुद्ध हुए अपराध को आप देखिए संप्रदाय के नजरिए से। हमारे बसपा के मित्र बैठे हैं, इनके साथ देखिए तो क्या होता है। यदि किसी दलित की हत्या हो, वह अरुण माहौर हो आगरा का, तो वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा है तो उस दलित की जान की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों के रिजर्वेशन को मुस्लिम को दे दिया जाए तो बसपा चुप रहे। देखिए, अरे भाई, और तीसरी बात मैं कहता हूं, बहाना छोड़िए। अरे भदौरिया भी छोड़िए, आप कहते हैं कि वैमनस्य की राजनीति नहीं होनी चाहिए ना। अरे आपकी पार्टी का धारदारी चार समुदायों को जूते मारने के आधार पर शुरू हुआ था। अरे तो आप तो घड़ा की राजनीति से उठ के हैं, तो आपको उससे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, सामंजस्य की बात कहेंगे। और तीसरी बात सुनिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा।
सुनिए असुद्दीन जी, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं भाजपा और सपा के बीच में आंसू फिक्स आपके मैच है। पहचान गए हैं अरे लोग, भाई, आप बोलिए। छोड़िए भाई, मैं फैक्ट रख लूं उसके बाद बोलिएगा। आप कहते हैं सपा और भाजपा के बीच में फिक्स मैच है, मैं जवाब देता हूं, ये सपा और बसपा का फिक्स मैच है। 2007 में उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में बम विस्फोट हुए थे और वो आतंकवाद के आरोपियों को सजा के लिए मुकर्रर किया गया, तब बसपा की सरकार थी। सपा की सरकार ने आकर उन पर मुकदमे वापस लेने का काम किया, बसपा ने कोई विरोध नहीं किया, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप पे जाके वो चीज रुकी। तो ये किसके बीच में फिक्स मैच था? और मुजफ्फरनगर के दंगे के समय क्या बसपा केंद्र की यूपीए सरकार को समर्थन नहीं दे रही थी? ये सपा, बसपा, कांग्रेस आई, ये सारे के सारे मौसरे भाई मिलकर उस समय उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता के आग में झोंक रहे थे। मुलायम सिंह जी को जो शपथ दिलवाई थी आपने, राजनाथ सिंह जी ने जाकर, वो सबको मालूम है देश में। और किस तरह से हमारी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा, 5-5, 7-7 एमएलए और आपके स्पीकर महोदय, और किस तरह से वो गवर्नर बना दिए गए, ये भी सब लोगों को मालूम है। मान्यवर, आपकी पार्टी आपकी तो टूटी है, सरकार मुलायम सिंह ने बनवाई अरे और दोष भाजपा का। आपने धज्जियां कितना उड़ा दी, सुंदर बात है। एक मिनट, हम बहुत पीछे इतिहास में नहीं जाना चाहते। नदीम जावेद जी बोलना चाह रहे हैं। नदीम जी आप बोले, फिर मैं आप दोनों के पास आऊँ। हम दोनों के पास आ रहा हूँ। नदीम जावेद बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पाए। नदीम जी, और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। नदीम जी बोले। सुधांशु जी ने एंटी डिफेक्शन बिल की जैसे उत्तरांचल में धज्जियां उड़ाई, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी धज्जियां उड़ाई थी उस समय। एक मिनट, वापस आ रहे नदीम जी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, सुधांशु जी बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-7 जिलों की चर्चा कर रहे हैं और खास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ गई है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, और वो बड़े पढ़े लिखे आदमी है इसलिए उनकी जानकारी में भी निश्चित रूप से होगा कि जिन जिलों की चर्चा आप कर रहे हैं, उन जिलों में ऐतिहासिक रूप से अल्पसंख्यकों की तादाद पहले से बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि एकाएक उनकी तादाद बढ़ गई, ऐतिहासिक रूप से उस इलाके में। इसी पर आ जाते हैं। अरुण सिंह, कैराना में आप देखकर आए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, आप खुले दिमाग से यहाँ से गए थे, मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल सबसे अलग करके जरा राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा सा आईना दिखाइए, क्या है कैराना की समस्या? देखिए आकाश, दो बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हुकुम सिंह की जो 346 परिवारों की लिस्ट है, न तो उसको हम वैलिडेट करते हैं, न ऑथेंटिकेट करते हैं, और न ही उसको हम मानते हैं। लेकिन टीचर्स कॉलोनी में, कायस्थ कॉलोनी में जो ताले बंद हैं, जो घर बिकाऊ हैं, जिसपे बाकायदा फ़ोन नंबर के साथ लिखा हुआ है कि ये घर बिकाऊ है, जिन घरों में जाले लगे हैं, राजीव राय जी, जिन घरों में सुबह जाके लोग शाम को लौट आते हैं, उन घरों में जाले नहीं लगते, उन घर में मकड़ियाँ नहीं आती हैं, उन घर में पशु पक्षी नहीं रहते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे, हम 346 लोगों ने पलायन किया कि 1000 लोगों ने पलायन किया, इस बात की तस्दीक नहीं करते, लेकिन लोगों ने पलायन किया इस तथ्य से, और इस सत्य से मुंह भी नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर हैं। हम उस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है, उसका छोटा भाई दुकान पे बैठा है, पुलिस उसके बगल में उसकी सुरक्षा के लिए बैठी हुई है, उसके बावजूद जब हम सवाल उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो कहता है कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, तो ये जरूर बताता है कि भय और डर क्यों है और इस पर क्यों काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी बात, ये वो कैराना है कि 1947 में जब दंगे हुए थे देश के बंटवारे के समय, तो कैराना में एक भी ईंट नहीं चली थी। ये वो कैराना है कि जब कांठ में और मेरठ में दंगे हुए तो यहाँ एक पत्थर नहीं चला। ये वही कैराना है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो यहाँ दोनों लोगों ने अपने साथ भाईचारा की मिसाल कायम की। तो आज अचानक यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब प्रदेश सरकार को देनी होगी। दूसरी बात, यहाँ हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन नहीं है, यहाँ के तासीर में गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन एक वर्ग के कुछ अराजक तत्वों द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या, लगातार 3-4 लोगों की हत्या कर दी जाए, तो उनके अंदर जो डर है, ये कानून व्यवस्था की दिक्कत है, ये सांप्रदायिकता की दिक्कत नहीं है। जो अब तक समझ में आया है वो ग्राउंड पे ये है, बहुत ये सारा जरूर मसाला सोचने के लिए, समझने के लिए जनता को भी और राजनीतिक दलों को भी दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रामकृपाल सिंह जी, आपसे पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। एक तरफ जहां बीएसपी की बात सही है कि मुद्दे और भी हैं जो बड़े हैं, लेकिन क्या इस मुद्दे को भी पूरी तरह नकार दिया जा सकता है? देखिए, आपके संवाददाता ने जो कहा सब कुछ कह दिया है, और मैं समझता हूं कि सारे पॉलिटिशियन जो बैठे हुए हैं वहां हैं, और जिन लोगों ने जो बातें की, एक सच्चाई इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि कैराना में आज
समस्या है। हो सकता है कि समस्या इतनी विकराल न हो जितनी विकराल उसको अपोजिशन बता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी कहती है वहां कुछ है ही नहीं। सच इन दोनों के बीच में है। और देखिए, ईमानदारी की बात बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी कहीं कोई दंगा होता है, दंगा आम आदमी नहीं फैलाता है। लुम्पेन एलिमेंट्स, जिनको समाज के दोनों धर्मों के लोग, बहुधर्मी लोग उसको बहिष्कृत मानते हैं, वो अचानक सत्ता परिवर्तन के बाद कई बार उसकी इज्जत होने लगती है। और वो इज्जत जब होने लगती है तो जानते हैं क्या होता है? ये घटनाएं हो नहीं हो, दंगे हो नहीं हो, दिलों में डर बढ़ जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि सांप्रदायिक सद्भाव का पैमाना ये नहीं है कि दंगे हुए या नहीं हुए। सांप्रदायिक सद्भाव का पैमाना ये होता है कि दिलों से डर कितना कम हुआ है। कई बार दंगे बिल्कुल नहीं हो गए, लेकिन दिलों में डर इस कदर है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कोई किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। ईमानदारी से एक बात बता दूं, जब जब मायावती की सरकार आती है, एक बात तो तय है कि जनता कहती है कि दिलों से डर कम होता है। चाहे घटनाएं तब भी होती हैं, मैं ये मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन दिलों में डर कम किया जाता है। रामकृपाल ये जी, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। दिक्कत यह है कि आज के जो हालात हैं, एक लुम्पेन एलिमेंट्स को बिना राजनीति के प्रोटेक्शन के कोई अपराधी पनप नहीं सकता है। जिस दुकान पर एक पुलिस वाला बैठे होने के बावजूद वो आदमी डरा हुआ है, वो जानता है कि ये पुलिस वाला सिर्फ इसलिए है कि मैं खामोश रहूंगा तभी मेरी रक्षा हो सकती है। जिस दिन सच उगल दूंगा पता नहीं क्या होगा। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, दिलों में डर। वापस लौटता हूं आपके पास में, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, जो मैं बीएसपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं भी कई बार जब लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बीएसपी जब होती है तो एसपी के मुकाबले बेहतर होता है। ऐसी बात बार बार सुनने को मिलती है। राजीव राय जी, जब सुरेंद्र भदौरिया ये कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ये आरोप भी लग रहे हैं कि आपके कुछ नेता बाकायदा शामिल हैं ऐसे लोगों को शय देने में जो कि हिंदुओं को वहां पर डराकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का गंभीर मुद्दा है, इस पर सीधे सीधे आप ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों आप यहां फेल हो रहे हैं लगातार? ये बहुत सारे लोग आज कैराना में पूछ रहे हैं। आकाश जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो मेरे मित्रों ने कहा अगर उनकी बात का जवाब नहीं दिया, चुप रहा, तो ऐसा लगा कि वो सच बोल गए। जी जी। भाजपा के साथी और बसपा के मेरे बड़े भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे और ये दोनों बताने की कोशिश कर रहे थे कि सपा का किसके साथ संबंध है। मैं बसपा के अपने बड़े भाई को याद दिलाना चाहूंगा कि आप तो कुछ बोलिए ही नहीं, क्योंकि दो बार आप उनकी गोद में बैठकर सरकार चला चुके हैं। मुलायम सिंह का कोई इतिहास भाजपा के साथ नहीं रहा है, न कभी रहेगा। विश्व हिंदू परिषद ने एक आंकड़ा दिया, उसको मैं यहाँ डिस्प्यूट कर रहा हूँ। 18% आबादी थी 2011 के सेंसस में जब वहां दंगे हुए। मैं एक सच्चाई बोला हूँ, हिंदू और मुसलमान के बारे में बोलने में भी हो रहा है। दंगे हुए तो बाहर से माइनॉरिटी के लोग 10,000 लोग आकर वहां बस गए। इसके वजह से अगर घटाव बढ़ा हुआ होगा तो उसको उस हद तक मैं मानता हूं। तीसरी बात, जो आपराधिक घटना हुए वहां मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक गिरोह था, 29 लोगों का गिरोह था। मैं आज भी एसपी से बात हुई है जिसमें 4 लोग मारे गए हैं और 25 लोगों के ऊपर जेल में बंद है और बहुतों के लोगों ऊपर एनएसए तक लगा हुआ है। जहां जहां आपराधिक घटनाएं हुए हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं, मुझे खुशी है कि आपने समस्या के बारे में बात की। समस्या क्या है? वही बात खुलकर बोले। आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप हम में से किसी का क्यों वक्तव्य ले रहे हैं? आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा उठाकर देख लीजिए। पहले तो मैं अपने नायब भाई को भी एक करेक्ट करूंगा कि एनसीआरबी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से अपराध की संख्या में बहुत आगे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इसलिए उत्तर प्रदेश बड़ी लकीर बात गलत कर रही है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट में देखिए, अगर रहने वाले लोग तो परेशानी रहेंगे ना। थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक छोटा सा इंटरवेंशन शामली से करना चाह रहे हैं अरुण कुमार सिंह। राजीव जी सुनिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अरुण। आकाश जी अरुण बोले। आकाश, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे
तब भी हमने उसी रात, हम लोग उस समय पार्लियामेंट चल रहा था, मुझे याद है, उसी रात हम पहुंचे थे। हमारे सहयोगी राजेश वर्मा की हत्या हुई थी उस दंगे में। उस दंगे की भी कवरिंग जब हमने की, उसके अलावा काठ में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ वहां भी गए, और आज कैराना में भी। अगर कैराना के हालात नहीं सुधारे गए तो वहां भी आगे चल करके कम्युनल टेंशन हो सकता है। अभी सद्भाव है, लेकिन आगे जाके सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। हर छोटी घटना, और देश में जो दंगे होते हैं 90% दंगे समय से उचित कार्रवाई प्रशासन जो स्थानीय होता है उसके द्वारा न किए जाने की वजह से होते हैं। अब यहाँ भी जो 3 हत्याएं 2014 में हुई हैं, उन हत्याओं पर अभी तक कोई अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई है तो लोगों में जो रोष है, गुस्सा है, उसका आना जायज है। मुजफ्फरनगर घटना में क्या हुआ, एक स्थानीय छोटी सी घटना थी, एक छेड़खानी की घटना थी, लेकिन प्रशासन के असंवेदनशील रवैये या कुछ हद तक जो आरोप दूसरे पक्ष का था कि जिन 2 बच्चों की जान गई थी उन्हीं के पिता पर एफआईआर दर्ज हो गई थी और उसी को हटवाने को लेकर पंचायत हुई थी। तो लगातार 90% से ज्यादा जो मसले हैं उसमें स्थानीय प्रशासन जो होता है उसका लचर रवैया या कुछ हद तक उसका एक तरह से एक तरफा रवैया या किसी के पक्ष में या विपक्ष, किस वजह से इसके कई मायने हो सकते हैं। क्या किसी वजह से है वो बहस का विषय है कि किस वजह से हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में प्रशासनिक लापरवाही सबसे बड़ा कारण होती है। और यहाँ भी कैराना में भी जो आज हालात हैं वो सामान्य नहीं है। अरुण हमारे साथ ही रहे। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिस तरह से आप कैराना में हिंदुओं का मसला उठा रहे, वो अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं, ये आपकी पोजीशन है। क्या यही हाल मुजफ्फरनगर में जो मुस्लिम फैमिलीज अब भी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं उनका भी नहीं है? क्या आप दोनों का मुद्दा नहीं उठा के गलती नहीं कर रहे? देखिए, हम कभी भी मतभेद नहीं करते, विभेद नहीं करते कि कौन किस संप्रदाय का है। आकाश सोनी जी, याद करिए, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था कि सिर्फ एक समुदाय के लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। अब ये बताइए, कभी कोई सरकार कुर्सी पर रहते हुए इस ढंग की बात कह सकती है? फिर कोर्ट का हस्तक्षेप आया। हमने तो कभी नहीं कहा कि एक समुदाय का अगर कैंप है और दूसरे समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, हम नाम लेके कभी नहीं कहते, मगर इनके तो कृत्य में वो चीज नजर आती है। अभी मैं एक और बात उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि साहब क्राइम तो बहुत कम है। अरे क्राइम कम क्यों है? मथुरा घटना देखिए, गोली चलने से पहले खुलेआम इतना अपराध नजर आ रहा था, बंदूकें लहरा के लोग घूम रहे थे। एफआईआर दर्ज थी क्या? पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने के पिछले सालों में दसियों वीडियो हैं। तो वहां पे पुलिस की क्या हैसियत है जो एफआईआर दर्ज करे? अभी मुजफ्फरनगर की घटना बताई गई थी, याद करिए, स्टिंग ऑपरेशन आया था। आपकी सरकार को अब देखिए, जब आप बोलते मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूं, कृपया मुझे भी बोलने दीजिए। मान्यवर, ये सपा स्टाइल में बहस मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। आकाश जी भाई, आप तय करवाइए, हर बात को ऐसे हस्तक्षेप करेंगे भाई। आता हूं, बात पूरी होने दें, आता हूं आपके पास। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर की घटना याद करिए, स्टिंग ऑपरेशन आया था। जो गलत एफआईआर किसके कहने पे दर्ज हुई थी? इनकी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री के कहने पे दर्ज हुई थी। सारा दंगा उनके हस्तक्षेप से हुआ। मथुरा में क्या हुआ? इनकी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री का हस्तक्षेप है। ये पूरी की पूरी सरकार उन चीजों को प्रायोजित करवाती है। और अंत में एक बात और कहूंगा, इन्होंने कहा ना कौन कौन मिला हुआ है। आकाश सोनी जी, आज ही राज्यसभा का चुनाव हुआ है, कांग्रेस को सपा ने भी सपोर्ट किया, बसपा ने भी सपोर्ट किया। कौन किसके साथ फिक्स्ड है सामने दिख रहा है। और अंत में एक और बात कहूंगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि मुलायम सिंह जी ने कभी भाजपा का सपोर्ट नहीं लिया। नवंबर 1989 पहली बार जब मुख्यमंत्री बने श्री मुलायम सिंह यादव, भाजपा के सपोर्ट से बने। जो सपोर्ट हमने अयोध्या में गोली चलने के बाद विड्रॉ किया, तब आपने कांग्रेस का सपोर्ट लिया। तो इसलिए मौका पड़ने पे सबने हाथ मिलाया है और उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति करने में इन दोनों में से किसी भी दलों को कोई गुरेज नहीं रहा। ये यथार्थ है इतिहास का। नदीम जी, कोई अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और बीएसपी के बीच में जो उत्तराखंड से शुरू हुई और अब बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह की? सहारनपुर में मोदी जी तारीफ करते हैं मुलायम सिंह की, और बहन जी चली जाती है गुजरात मोदी के शपथ में। बहन जी चली गई थी गुजरात में मोदी जी का शपथ में। बहन जी ताज कॉरिडोर में धक्के मारकर बाहर निकाली गई, नहीं तो सरकार चला रही थी वहाँ। आप कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, सबसे अनुशासित यहाँ पे नदीम जी। सुधांशु त्रिवेदी ने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ
लोकसभा राज्यसभा के चुनाव की उन्होंने चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के साथ बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिली हुई है। मैं उत्तर प्रदेश में हूं, लखनऊ से बैठ के आपके शो में बैठा हुआ हूं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, कृपया बात सुन लीजिए। सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन, एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन आपने क्यों किया? क्यों आपने खुलेआम खरीद फरोख्त की? क्यों आपके लोग भारत सरकार के मंत्री आके बैठ के लखनऊ शहर के अंदर विधायकों की खुलेआम खरीद फरोख्त कर रहे थे? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और दूसरी बात यह कि बार बार सुधांशु त्रिवेदी जी जो आप सवाल उठाते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पत्रकार की आ गई है। आपके चैनल के पत्रकार अमरोहा में हैं, उन्होंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम की राजनीति को हिंदू और मुसलमान करना चाहती है। नफरत के नाम पर सियासत का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है। चूंकि आपने रिपोर्टर को कोट किया है, मुझे एक बार सही पर्सपेक्टिव देने दीजिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार विजय तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, जिन सवालों पर जीत कर आए थे लोकसभा में चुनाव, उस पर नहीं बहस होनी चाहिए। देश भर में घुमाएंगे बात को, बुनियादी सवाल है। रिपोर्ट आई, मैं उसमें थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं। बुनियादी सवाल पर सवाल करना चाहती है, उससे आप भाग रहे हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, वास्तव कोई में वहां पर नहीं है। आप जैसे लोग टेलीविजन चैनल पर बैठ के नफरत की सियासत का बीज बोते हैं और उसी की रोटी खाते हैं। आपका काम नफरत से रोटी खाना है। आप बने ही इसलिए हैं, इसके बाद आप बने ही इसलिए हैं। दूसरी बात, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम लिया, तो कश्मीर देश में सारा का सारा कश्मीर और कश्मीर का सद्भाव वो आपकी देन है, वो कांग्रेस की देन है। इसलिए नदीम जी आप बड़े बोल मत बोलिए। ये देश की सर्वाधिक समस्याएं हैं, ये देन आपकी है। आप उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम मत लीजिए, आप उसमें विश्व हिंदू परिषद का नाम मत लीजिए। हमने जितने अधिक से अधिक यहाँ पर समतामूलक सद्भाव की कोशिश है वो हमने की है, और विभेद और तोड़ने का काम वो आपने किया है। ये जनता जानने वाले लोग, जमीन पर जाइए, जमीन पर जाइए, जमीन पर एक काम करिए आकाश जी। सारे देश में जहां बहुसंख्यक समाज रहता है और अल्पसंख्यक बहुत थोड़ी मात्रा में रहता है, वहां के सैंपल उठा लीजिए और वहां पर देखिए को वहां सद्भाव है, और जहां पर अधिकतम बहुसंख्यक समाज कम है वहां का सद्भाव ले लीजिए। आपको ध्यान में आ जाएगा, सैंपल उठाइए, सैंपल दिखाएंगे तो नदीम आपकी बात समझ में लोगों को आ जाएगी। 2 साल से सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की 2 साल से सरकार है, पाकिस्तान का सर काट के नरेंद्र मोदी जी कहां चले जाते हैं? आपके पास एक मिनट में इतनी मैं थोड़ा सा उसको यहीं पे रोकना चाहूंगा, ये गलत दिशा में जा रहा है। रामकृपाल सिंह जी, रामकृपाल सिंह जी, रामकृपाल सिंह जी, 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी की बात उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। एक सेंटेंस में कहना चाहता हूं, जब वोट की राजनीति के चलते कातिल की आबरू बढ़ने लगे तो समझिए खतरा है। कैराना और मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी समानता है, इसलिए उसको 2 घटनाओं का आप नहीं देख सकते कि वहां सफरट कौन था, यहाँ सफरट कौन था। मैं एक शेर है जिसका मैंने एक्सप्लेन किया था, वो है कि आज तेरे शहर में कातिल की है वो आबरू, दामनों पर खून के धब्बे लगा लेते हैं लोग। जब आप वोट के लिए कातिलों की इज्जत बढ़ाएंगे तो नतीजे यही होंगे। कभी हिंदू का घर उजड़ेगा, कभी मुसलमान का घर उजड़ेगा, कभी ईसाई का घर उजड़ेगा। माफ कीजिएगा, इंसान उजड़ता है, कोई धर्म नहीं उजड़ता है, इंसान उजड़ता है। और इंसान को उजाड़ने वाला आम नागरिक नहीं है। हिंदू मुसलमान में इस देश में सदियों से एकता रही है। आप गांव में जाके देखिए, किसी भी धर्म की कोई भी लड़की को चाहे कितना भी एक दूसरे से इवेंट मतलब छुआछूत तक आपस में मनाते हैं, लेकिन बेटी है तो पूरे गांव की बेटी है। अगर शाम को कुछ होता है तो पूरे गांव के लिए होता है। लेकिन सियासत जब वोट के चलते लुम्पेन एलिमेंट्स को जिस तरह से आगे बढ़ाती है तो मॉबों फिर क्या होता है, हमेशा एक चीज जान लीजिए, जुनू हमेशा भीड़ में होता है, फिर भूल जाते हैं। और ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जब गुंडे राजनीति करने लगते हैं, थानों की दलाली करने लगते हैं और एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को प्रोटेक्शन देते हैं, तो बहुसंख्यक अमन पसंद आदमी का दिल जलता है। फिर वो चाहे जहां कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, वो अपने विवेक को खो देता है। जितने भी बार ये हुआ है, आप मान लीजिए, इंसान अगर भीड़ में नहीं है तो हमेशा वो भाईचारे के साथ जीता है।
कोई इंसान ऐसा नहीं होगा अरुण कुमार जिसका एक दोस्त दूसरे धर्म का नहीं होगा। रामकृपाल सिंह जी जो अभी इसलिए बोल रहे हैं, कातिल को आबरू मत दीजिए वोट के लिए। ये समाज का सिर्फ सबसे घिनौना रूप है। लुम्पेन एलिमेंट्स को आप लोग समाज का आदर्श मानते हैं, उसका अरुण सिंह, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, कैराना की आवाज क्या है अरुण सिंह? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाज क्या है अरुण कुमार सिंह? अरुण कुमार सिंह, रामकृपाल जी ने, आकाश जी मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि रामकृपाल जी ने जो डायग्नोसिस की है, समस्या जहां बताई है, एग्जैक्टली समस्या वही है। यहाँ पर कुछ लुम्पेन जो एलिमेंट्स हैं, कुछ रंगदारी मांगने वाले जो गुंडे हैं, अगर उनको संरक्षण मिलता है, जी आप बोले बात पूरी करें। तो अगर उनको संरक्षण मिलता है तो यही होता है जो मुजफ्फरनगर में हुआ, वो वही होगा जो कैराना में। मैं वही कह रहा था आपसे कि रामकृपाल जी ने जो डायग्नोसिस की है एक लाइन में कि लुम्पेन एलिमेंट्स को या तथाकथित से दबंग लोगों को या जो लोग गुंडाई करते हैं उनको अगर संरक्षण वोट के लिए मिलता है तो यही होता है। तो वहां पर गंगा जमुनी तहजीब तार होती है, वहां एक दूसरे पर जो कभी पत्थर नहीं चला आजादी के बाद, वहां ऐसे हालात बन जाते हैं। और रामकृपाल जी की डायग्नोसिस 100% सही है। जो जमीन पर है वो यही है कि एक खास किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए, यहाँ संप्रदाय की कोई बात नहीं, सद्भाव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन सांप्रदायिकता आ सकती है, लाने की पूरी कोशिश हो रही है, बचाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, स्थानीय प्रशासन की है, और कतई कहीं से लगता नहीं कि इसके लिए कोई कोशिश हो रही है। ऊपर चादर मत बिछाइए। कश्मीर में यही बातें बोली जाती थी जो आज आप बोल रहे हैं। एक समय था जब कश्मीर में इसी प्रकार की भाषा बोली जाती थी, लेकिन आज कश्मीर की हालत क्या है? इसलिए उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, इसलिए उसका सर्जन ठीक होना चाहिए, उसका ऑपरेशन ठीक होना चाहिए। अगर आपने ऑपरेशन करने में गलती कर दी अरुण जी, गलती कर दी, कश्मीर है वो कैराना की समस्या हो जाएगी। इसलिए सरकार में उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। तिवारी जी कश्मीर में सलाह दे दीजिए कि ऐसी हालात है, ऐसे लोगों के साथ राजू जी यही भाषा कश्मीर के लिए बोली जाती थी, यही गंगा जमुनी की तहजीब बोली जाती थी। आज कश्मीर की समस्या क्योंकि इसको ठप के रखा गया था, कैराना में ठपिए मत, लोगों के साथ बताइए ताकि राजू जी आप लॉ ऑर्डर ठीक करिए जाकर वहाँ पर। और अगर 4 साल तक नहीं ठीक किया, अभी भी समय है, आप ठीक कर लीजिए। वहाँ से जाने वाले लोगों को रोकिए। आप कश्मीर की बात करने से पहले आपको कोई नैतिक हक नहीं है कि कश्मीर की बात करें, जब आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने वालों के साथ आप बैठकर सरकार चलाते हैं, तो आपको इतनी शर्म होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कभी ऐसी बात न करें कि कश्मीर में ये हो रहा है। कश्मीर में आपकी सरकार है, पाकिस्तान के झंडे चल रहे हैं, देश में आपकी सरकार है, पाकिस्तान के झंडे आप क्यों नहीं रोक रहे? राजीव राय जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि एनएचआरसी या फिर कोर्ट के बोलने के बाद में और कोई स्पष्ट निर्देश आने के बाद में सरकार जागती है? समस्या 2 साल से ज्यादा से है, अगर इसे तुरंत निपट लिया जाए तो ये ऐसा मुद्दा नहीं बनेगा जो हिंदुओं और मुसलमानों को बांटे। यहाँ आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। ये आवाज भी कैराना की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। राजीव जी, आकाश जी, मैं जिन 29 लोगों के बारे में जिक्र किया, आप तथ्यों को अपने आपके संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, उनसे बोलिए, तथ्यों को कल पता कर लेंगे। 25 लोगों को जेल में एनएसए डाला गया है और 4 लोग मारे गए हैं। तो एनएचआरसी कोर्ट में आने से पहले ये कार्रवाई हो चुकी है, ये हमारी गंभीरता को दिखाता है। अरुण, राजीव राय जी से सीधा सवाल मेरा है। आकाश, राजीव राय जी से सीधा सवाल है कि पहले डिस्क्लेमर हम ये कह रहे हैं, आपको पहले ही हमने कहा कि हुकुम सिंह की लिस्ट को न तो हम ऑथेंटिकेट करते हैं न वैलिडेट करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, अगर एक भी व्यक्ति को किसी डर से, भय से अपना वतन छोड़ना पड़ता हो, अपना गांव छोड़ना पड़ता हो, अपना शहर और घर छोड़ना पड़ता हो, बड़ी मुश्किल से लोग तिनका जोड़ के घर बनाते हैं। देखिए, ये समस्या बड़ी है या छोटी है जिसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है? अरुण जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, समस्या बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में और बड़ी हो जाएगी। आकाश, अरुण जी, मैं आपकी बात से बड़ी है, पूर्णतः सहमत हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा करना चाहते हैं
कि अगर हमने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की है तो ऑन रिकॉर्ड है, आप पता कर लीजिएगा। और आपकी जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इस पर भी गंभीरता से जांच करवाई। समस्या अभी छोटी जरूर है लेकिन इसको बड़ी देर लगने वाली नहीं है। जो हालात जमीन पर है वो कतई ठीक नहीं लगाना चाहती है। राजीव राय जी, सीधे सीधे आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। समस्या बड़ी है, अरुण साफ बोल रहे हैं। ये लहू में नहाए। मैंने कहा कि हम किसी भी सूचना को इग्नोर नहीं करेंगे। जो आपने एनएचआरसी और कोर्ट का उदाहरण दिया उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने बोला कि उससे पहले ही 29 लोगों के विरोध को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। आगे से जो भी आपके माध्यम से या किसी माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी या हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव माध्यम से जानकारी मिलेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूँ और उनकी इस बात से भी सहमत हूँ कि अगर एक आदमी भी घर छोड़ता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कहीं ऐसी एक भी घटना होती है उसमें कर। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बीजेपी की आगे रणनीति क्या है? आप उसमें एक्सपर्ट है, आप अपनी बात करिए। आप इस समस्या का कैसे करना चाहते हैं? आपका हम परिपालन अनुपालन नहीं करेंगे। तस्वीर साफ है कि आग लगाओ और रोटियां सेको राजनीतिक। ठीक है, देखिए बीजेपी की तस्वीर साफ है। बिल्कुल आपकी बात सुन ली हमने और राजनीतिक सुधांशु जी जवाब दें। देखिए, अभी आपके संवाददाता अरुण कुमार जी ने जो बोला और जो विजय शंकर तिवारी जी ने बोला, आप याद करिए आकाश जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में जो बोला था वो दोनों चीजें उसमें समाहित हैं। सपा का नैसर्गिक चरित्र अपराध और सांप्रदायिकता, और ज्यादा खतरनाक वो तब हो जाता है जब आप अपराधी का संप्रदाय देखकर तय करते हैं कि इस पे कार्रवाई करनी है या नहीं। जब एक खास मजहब के अपराधियों को आप छूट देना शुरू करते हैं तो उनके हौसले बुलंद होते हैं और फिर वो अपराध घनघोर सांप्रदायिकता का आवरण ले लेता है। इसलिए मैं एक वाक्य में समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा आकाश सोनी जी कि आज यूपी में जो हालात हैं कि यूपी में घोर अंधेरा है क्योंकि खुद पहरेदार लुटेरा है। तो आप पहरेदार तो चौकीदार वहां बैठा हुआ है। पूरे देश में आप भारतीय विश्व हिंदू परिषद से आप ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। पूरे देश में लोगों का आपके ऊपर भरोसा नहीं है और जाते जाते माफी भी मांग लिए होते कि आपके सांसद ने फर्जी लिस्ट जारी किया था दंगा भड़काने के लिए, तो थोड़ी सी आपके अरे भाई माफी तो आपके नेता मानते राजीव जी, मुलायम सिंह जी ने माफी मांगी थी कि गलती हो गई मुझसे। मैं तो फैक्ट के साथ आया हूं, मैं तो नाम बता दिया। मेरे पास समय समाप्त हो गया है, आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। समय इतना ही है लेकिन बेहद जरूरी है जो हमारे रिपोर्टर जमीन से देख कर आए। ये समस्या बड़ी है, गंभीर है और समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो समस्या और बड़ी हो सकती है। राजनीतिक दलों को, देश के नेताओं को समझने की भी जरूरत है। आज का सवाल हमने ये पूछा था, क्या कैराना से हिंदुओं का पलायन अखिलेश सरकार की नाकामी है? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 95% दर्शक कह रहे हैं हाँ। वो कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार की नाकामी है जिस तरह से कैराना से हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। और सिर्फ, जी हाँ, आज सिर्फ 5% दर्शक नहीं में जवाब दे रहे हैं। ट्विटर पर भी यही सवाल पूछा था और वहां भी 93% दर्शक, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग हम तो पूछेंगे इस कार्यक्रम का ये कह रहा है कि अखिलेश सरकार की नाकामी है, यहां पर सरकार को आगे बढ़कर कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ 7% दर्शकों ने नहीं में जवाब